नेक्स्ट देखिए बेटा, मध्य स्तर या अंतस्थिशियम के नीचे स्थित जो 1 से 3 स्तरीय परत हमको दिखाई दे रही है वो कौन सी कहलाएगी? मध्य स्तर। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? पतली भित्ति युक्त होती है और अल्पकालिक होती है, अर्थात कुछ समय के लिए रहती है, बाद में इनका स्वतः ही क्या होने लग जाता है? विघटन होने लग जाता है। फोर्थ आता है हमारा टेपिटम। टेपिटम क्या है? परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक परत है और आंतरिक परत होने के कारण ये सबसे विशिष्ट परत भी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कार्य हैं। कार्य क्या क्या है बेटा? देखो कि यहाँ जो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर कुछ वसीय आकृति की कुछ गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें इन वसीय प्रकृति की गोलाकार कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रोयूबिस्काय। क्या कहेंगे उनको? प्रोयूबिस्काय। बाद में इन प्रोयूबिस्काय के ऊपर क्या होता है कि उनके जो प्रोयूबिस्काय है इनके ऊपर क्या हो जाता है? स्पोरोपोलेनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ का क्या होने लग जाता है? निक्षेपण होने लग जाता है, और ये प्रोयूबिस्काय फिर किस में परिवर्तित हो जाता है? यूबिस्काय में। अब प्रोयूबिस्काय पर किसका निक्षेपण हुआ था? स्पोरोपोलेनिन का। तो जो यूबिस्काय था वो क्या करेगा कि जब परागकणों का इसके अंदर निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पर जब परागकणों का निर्माण होगा तो इन पराग कणों की बाह्य भित्ति का निर्माण करने का काम कौन करता है? यूबिस्काय। और जो बाह्य भित्ति है वो किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलेनिन की। क्वेश्चन आता है पराग कणों की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? तो पराग कणों की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन के। इसके अलावा टेपिटम का काम क्या होता है कि यहाँ जो परागकण बन रहे हैं उन परागकणों को क्या करता है? ये पोषण प्रदान करने का भी क्या करता है? कार्य करता है। क्या करेगा? उसको पोषण प्रदान करने का। इसके अलावा बेटा देखिए, जब ये परागकण बनते हैं तो शुरुआती अवस्था में ये टेट्राड की फॉर्म में होते हैं, अर्थात ये इस तरीके से चतुष्क की अवस्था में होते हैं। अब भैया जब तक ये चतुष्क की अवस्था में हो तो परागण होगा, और परागण होगा तो एक साथ एक परागण थोड़े जाएगा। कितने परागण जाएंगे? 4 परागण जाएंगे। और परागण के द्वारा कितने परागकण जाएंगे? 4 परागकण जाएंगे, जबकि हमको कितने परागकण की आवश्यकता है? 1 की। तो अब ये तो चतुष्क की अवस्था में आपस में जुड़े हुए, तो अब इनको अलग कैसे हो? तो जो टेपिटम है इसके द्वारा एक कैलेज वीकर सीक्रेट होता है, अर्थात एक एंजाइम सीक्रेट होता है जिसको हम कैलेज कहते हैं। और इन चारों परागकणों के ऊपर ये जो बाहर एक परत है जिसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उस परत को कहते हैं कैलोज परत। तो जो कैलेज वीकर जो कि टेपिटम से सीक्रेट हो रहा था वो इस कैलोज परत का क्या कर देगा? विघटन कर देगा, और जैसे ही विघटन होगा ये चारों के चारों परागकण यहाँ से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र मुक्त हो जाएंगे। तो कैलोज परत का विघटन करने का काम भी कौन करती है? टेपिटम करती है, क्योंकि इसके द्वारा क्या सीक्रेट हो रहा था? कैलेज वीकर सीक्रेट हो रहा था। इसके अलावा ये क्या कर रही थी? परागकणों के बाह्य चोल का निर्माण कर रही थी, क्योंकि यूबिस्काय पर किसका निक्षेपण था? स्पोरोपोलेनिन का निक्षेपण था। इसके अलावा टेपिटम क्या करती है कि जो परागकण निर्मित हो रहे हैं उनको क्या करती है? पोषण प्रदान करने का भी क्या करती है? काम करती है। तो इतने सारे कार्य होने के कारण पराग कोश की सबसे अगर विशिष्ट परत कहे कि भाई कौन सी विशिष्ट परत है, तो पराग कोश की सबसे विशिष्ट परत फिर कौन सी होती है? टेपिटम होती है। तो एक बार हम देखते हैं। मध्य स्तर अंतस्थिशियम के नीचे स्तर 1 से 3 परतीय संरचना मध्य स्तर कहलाती है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त व अल्पकालिक होती है। फोर्थ आता है टेपिटम। यह परागकोश भित्ति का सबसे आंतरिक व विशिष्ट स्तर होता है। यह बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर एकल स्तर के रूप में पाया जाता है, क्योंकि सबसे अब नीचे स्तर कौन सा आ जाएगा? बीजाणुजन ऊतक का। इसकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त व स्पष्ट केंद्रक वाली होती है, अर्थात इसमें ना केंद्रक में क्या होने लग जाता है? विभाजन होने लग जाता है, तो कई बार बहुकेंद्र की अवस्था भी आ जाती है। स्वभाव के आधार पर टेपिटम 2 प्रकार की होती है, अमीबीय टेपिटम और दूसरी स्रावी ग्रंथिल या भित्तीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम अमीबा के समान है। ये क्या करेगी? इनके बीच बीच में चली जाएगी और उनको पोषण प्रदान कर लेगी, बीच बीच में परागकणों के बीच में आ जाएगी, यानी उसकी कोई निश्चित अवस्था नहीं होती। जबकि स्रावी ग्रंथिल या भित्तीय टेपिटम, नाम स्पष्ट हो रहा है भित्तीय, अर्थात ऐसी टेपिटम जो कि भित्ति के रूप में परिवर्तित रहती हो उसको हम क्या कहेंगे? भित्तीय टेपिटम। स्रावी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के स्राव स्रावित हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? स्रावी कह रहे हैं। और भैया स्राव किससे सीक्रेट होते हैं? ग्रंथियों से सीक्रेट होते हैं, तो इस कारण से हमने इसको क्या नाम दे दिया? ग्रंथिल टेपिटम नाम भी दे दिया। तो सेकंड हमारी कौन सी हो जाती है? स्रावी ग्रंथिल या भित्तीय टेपिटम। अब हम इसका कार्य देख लेते हैं कि टेपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिन्हें प्रोयूबिस्काय कहते हैं। क्या कह रहे हैं इनको? प्रोयूबिस्काय।
प्रोयूबिस काय पर स्पोरोपोलिन का जमाव हो जाने के कारण ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, यूबिस काय में, और ये स्पोरोपोलिन पराग कणों के बाह्य चोल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आपकी ये 3 लाइनों में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, एक नंबर के क्वेश्चन आ जाता है। प्रोयूबिस काय से आप क्या समझते हैं, तो प्रोयूबिस क्या है कि टेपिटम के मध्य में बीच में वसीय प्रकृति की कुछ गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हम क्या कहेंगे, प्रोयूबिस काय कहेंगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए यूबिस काय से आप क्या समझते हैं, तो कि वसीय प्रकृति की गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें प्रोयूबिस काय कहते हैं। प्रोयूबिस काय पर स्पोरोपोलिन के जमाव के कारण वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, यूबिस काय में। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पराग कणों का बाह्य चोल किससे बना होता है, तो पराग कणों का बाह्य चोल किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, टेपिटम के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, कैलेज वीकर सीक्रेट होता है, और ये कैलेज वीकर क्या करता है, पराग कणों को चतुष्क अवस्था से क्या करता है, मुक्त करता है। यानी कि जो परागकण थे वो चतुष्क अवस्था में, यानी कि 4 परागकण आपस में किसके द्वारा सीक्रेट जुड़े हुए रहते हैं, कैलोज परत के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इस कैलोज परत का विघटन करने का काम कौन करता है, कैलेज वीकर करता है। कौन करेगा, कैलेज वीकर। इसके अलावा नेक्स्ट कार्य क्या हो सकता है कि टेपिटम विकसित परागकणों को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो ये सब क्या थे, टेपिटम के कार्य ही थे। अगर टेपिटम के कार्य स्पेशली पूछ ले तो यहाँ से, यानी कि टेपिटम ये भी आप करोगे, ये भी है और ये भी है, तो ये टेपिटम के क्या हो जाते हैं, कार्य। इसके बाद आ जाता है बीजाणुजन कोशिका या बीजाणुजन उत्तक। अगला हमारा कौन सा आ जाता है, बीजाणुजन कोशिका या बीजाणुजन उत्तक। तो यहाँ पर देखिए बेटा कि जब अधस त्वचा की जो कोशिका थी उसमें जब परिणत विभाजन हुआ था तो 2 कोशिकाएं बनी थी। एक को हमने क्या कहा था, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी को हम क्या कह रहे थे, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। क्या कह रहे थे, प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। अब प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, उसके अंदर लगातार क्या होंगे, विभाजन होंगे, और विभाजन होने के कारण बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, और कोशिकाओं के समूह को भाई हम सब जानते हैं क्या कहलाती है, उत्तक कहलाता है। तो यानी किसका निर्माण कर लेगी, बीजाणुजन उत्तक का। अब ये बीजाणुजन उत्तक है, ये कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो किसका काम करने लग जाएगी, लघु बीजाणु मार्त कोशिकाओं का। और लघु बीजाणु मार्त कोशिका के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, पराग कणों का। तो देखिए यहाँ पे कि परागकोश में परागकोश भित्ति से आवृत कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, बीजाणुजन उत्तक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजाणुजन उत्तक। ये कोशिकाएं बीजाणु मार्त कोशिका के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में काम कर रही है, बीजाणुजन मार्त कोशिका के रूप में। और इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लघु बीजाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है, लघु बीजाणु मार्त कोशिका अर्थात बीजाणुजन उत्तक की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो इस तरीके से हमारे जो परागकोश की भित्ति वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद किस तरीके से लघु बीजाणुओं का जनन होता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।